A manufacturer is considering implementing just-in-time inventory system for some of its raw material purchase. As per the current inventory policy, raw materials required for 1 month's production and finished goods equivalent to the level of 1 week's production are kept in stock. कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो सोच रहा है कि जस्ट इन टाइम सिस्टम वो क्या करे, अप्लाई कर ले। अभी की क्या है, जो करंट इन्वेंट्री पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो रॉ मटेरियल है वो 1 महीना का रखा जाता है, और जो फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है वो इक्विवेलेंट टू कितना है, 1 वीक का प्रोडक्शन। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट द कंपनी कैन केटर टू सडन स्पर्ट इन कंज्यूमर डिमांड्स। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो सडन जो डिमांड आए उसको मीट कर सके। हाउएवर द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग रिसेंटली। और लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट है, जैसे कि जो इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होते जा रही है। अब कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, एक होती है हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट में एक होता है रेंट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पैसा जो हम इन्वेंट्री में फंसा करके रख रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ते जा रही है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। हैंस द कंसिडरेशन टू मूव टू अ मोर रोबस्ट जस्ट इन टाइम परचेजिंग सिस्टम डैट कैन रिड्यूस द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसलिए कंपनी ने सोचा कि हम जो है वो जस्ट इन टाइम सिस्टम को अपना लेंगे। जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की जो डिटेल्स हैं वो नीचे दी हुई हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री जो है रॉ मटेरियल का वो कंपनी पूरे साल में कितना रखती है, 1 करोड़ का रखती है। तो यहाँ पे ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, और यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब हम होल्डिंग कॉस्ट इन्वेंट्री की कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे एवरेज इन्वेंट्री से ही कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो हैंडलिंग कॉस्ट हो चाहे वो होल्डिंग कॉस्ट हो, वो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री पे ही करते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है तो हमारे लिए फ़ायदे की प्लस पॉइंट है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ईयर इज़ 12 करोड़। और जो पूरे साल भर जो हमने जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया है वो कितने का किया है, 12 करोड़ का, यानी 12 करोड़ का परचेज़ किया है, 1 करोड़ का हम ऑलरेडी अपने पास रखते हैं स्टॉक। By moving to just-in-time procurement system, the company aims at eliminating holding this stock completely in its warehouse। और जब वो just-in-time जो सिस्टम है उसको अपना लेगी तो ये जो 1 करोड़ का जो स्टॉक, जो एवरेज स्टॉक जो अपने गोडाउन में रखती है उसे एलिमिनेट कर देगी, उसे हटा देगी, उसे ज़रूरत ही नहीं होगी इस स्टॉक मेंटेन रखने की। Instead, suppliers of these materials are ready to provide the goods as per its production requirement on the immediate basis। और इन्होंने जो सप्लायर है उनके साथ भी सेटलमेंट कर लिया है कि जैसे जैसे हमें गुड्स चाहिए होगी आप इमीडिएट बेसिस पर हमें गुड्स जो है, हमें जो रॉ मटेरियल है आप हमें प्रोवाइड करवा देना। हम स्टॉक बना करके नहीं रख रहे हैं सिर्फ आपके भरोसे कि आप हमें इमीडिएट बेसिस पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे। सप्लायर्स विल नाउ बी responsible for quality check of raw material such that the raw material can be used in the assembly line as soon as it is delivered at the company's factory shop floor। अब जो पहले क्या होता था कि जो रॉ मटेरियल है वो वेयर हाउस में आता था, फिर इसको क्वालिटी चेक होती थी, उसके बाद इसको प्रोडक्शन के लिए इशू किया जाता था। अब चूँकि जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो वेयर हाउस पर होगा ही नहीं तो हम उसके ऊपर क्वालिटी चेक तो कर ही नहीं पाएंगे। और चूँकि हम जस्ट इन टाइम मेथड फॉलो कर रहे हैं तो जो भी कस्टमर की डिमांड आएगी, जो भी एक्चुअल ऑर्डर आएगा उसके बेसिस पे हमें इमीडिएट जो है प्रोडक्शन करके देना पड़ेगा। इमीडिएट प्रोडक्शन करके देना पड़ेगा तो हम सप्लायर से कहेंगे कि आप हमें इमीडिएट बेसिस पर इतने जो है वो रॉ मटेरियल दे दीजिए। अब हम रॉ मटेरियल लाएंगे, क्वालिटी चेक फिर उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, फिर उसमें से डिटेक्ट करेंगे कि डिफेक्टिव रॉ मटेरियल कौन सा है, तो इसमें ऑलरेडी हमारा समय लेट हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी इसलिए हमने सप्लायर के साथ इस बात की भी सेटिंग कर ली है कि आप जो है अपना हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई भेजने से पहले उस पर क्वालिटी चेक आप ऑलरेडी करके रखना। हमें कोई किसी भी तरीके की देरी नहीं चाहिए सप्लाई में, वो कहता है, वो मान जाता है सप्लायर। यानी क्वालिटी चेक की रॉ मटेरियल के ऊपर जो क्वालिटी चेक की है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सप्लायर की है। Increased quality check service done by the suppliers as well as to compensate them for the risk of holding the inventory to provide just-in-time service, the company is willing to pay a higher price to procure raw material। और चूँकि पहले क्या होता था कि आपने सप्लायर को बोल दिया कि भाई हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई चाहिए और वो आराम से आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई देता था। लेकिन अब चूंकि आप जस्ट इन टाइम में जाना चाहते हैं तो आपको इमीडिएट बेसिस पे सप्लाई चाहिए होगी। इमीडिएट बेसिस पे अगर कोई भी
चीज़ चाहिए जिसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है, तो उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाती है। और चूंकि आप सप्लायर को ही कह रहे हो कि आप ही क्वालिटी चेक करके दो, तो सप्लायर कहता है कि आप मेरी जो आप प्राइस दे रहे हो मेरे को रॉ मटेरियल की, उसकी बढ़ाओ। तो कंपनी मान जाती है, कंपनी कहती है कि जो अभी हम प्राइस दे रहे हैं उसका आपको हम 30% ज़्यादा देंगे। Therefore, procurement cost will increase by 30%. टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट विल बी 15.6 करोड़ पर ईयर। और इस हिसाब से जहाँ तक अभी एक साल की जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हो रही है वो 12 करोड़ की हो रही है। अगर इसको हम 30% से बढ़ा दें तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15.6 करोड़ की हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली क्वालिटी चेक एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट फॉर द कंपनी वुड रिड्यूस बाय 1 करोड़ पर ईयर। लेकिन चलो टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा, जो हम खर्चा करते थे क्वालिटी चेक पे, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पे जो कंपनी खर्चा करती थी वो कम किससे हो जाएगा? उससे हमें 1 करोड़ का बेनिफिट होगा। हमारा जो उसमें जो 1 करोड़ रुपया लगता था वो कम हो जाएगा। Similarly, insurance cost on raw material inventory of 20 lakhs per year need not to be incurred any longer। और जो रॉ मटेरियल जो हम जो स्टॉक में जो रॉ मटेरियल का स्टॉक जो स्टोर करके रखते थे उसकी हम इंश्योरेंस करवाते थे, और इंश्योरेंस का खर्चा कितना आता था? हर साल का 20 लाख रुपए, और ये भी हमारा बच जाएगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो इसमें साफ साफ बोल रखा है कि इंश्योरेंस का खर्चा हमारा कितना बचेगा? 20 लाख का। यानी इंश्योरेंस का खर्चा अभी कितना लग रहा है? 20 लाख का लग रहा है। और क्वालिटी चेक और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का अभी खर्चा कितना लग रहा है? 1 करोड़ का। क्योंकि जब हम जस्ट इन टाइम में जाएंगे तो ये खर्चा 1 करोड़ से कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा ना। अब पहले 1 करोड़ से पहले हम खर्चा कर रहे थे, अब बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा, और हम जो खर्चा 1 करोड़ से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी कितना लग रहा है? अभी 1 करोड़ का लग रहा है ना। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट पे। रॉ मटेरियल इज स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस डेट कॉस्ट द कंपनी रेंट ऑफ 3 करोड़ पर एनम। जो रॉ मटेरियल जिस वेयर हाउस में आप स्टोर करके रख रहे हो उसकी कीमत कंपनी को कितनी पड़ती है? उसके रेंट की कीमत 3 करोड़ रुपये पड़ जाती है। और आप जब जस्ट इन टाइम में कर लोगे तो आपको जो वेयर हाउस स्पेस है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपका ये खर्चा भी बच जाएगा रेंट का। जो प्रोडक्शन है वो हम 1.5 लाख यूनिट्स पर ईयर करते हैं। The company plans to maintain its finished goods inventory equivalent to 1 week's production। जो कंपनी है वो अभी भी इस बात पे अड़ी हुई है कि जो हम फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो 1 हफ्ते की इक्विवेलेंट टू 1 हफ्ते का प्रोडक्शन की रखेंगे। मतलब जो कंपनी है वो सिर्फ जो प्रोडक्शन में जस्ट इन टाइम लगा रही है, कंपनी फिनिश गुड्स में जस्ट इन टाइम नहीं लगा रही है। नहीं सॉरी, गलत बोल दिया। कंपनी परचेज में, रॉ मटेरियल की परचेज में जस्ट इन टाइम लगा रही है, प्रोडक्शन में जस्ट इन टाइम नहीं लगा रही। प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा ही प्रोड्यूस करके रखेगी अपने पास। डिस्पाइट दिस, इन ऑर्डर टू हैव अ कंप्लीट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, द मैनेजमेंट इज ऑल्सो फैक्टरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन स्टॉपेज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर्स। दिस कुड हैपन ड्यू टू डिले इन डिलीवरी और नॉन कन्फॉर्मेंस ऑफ गुड्स टू द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। लेकिन कंपनी को अभी भी ये शक है कि हमने सप्लायर के साथ सेटिंग तो कर ली है, सप्लायर को मना तो लिया है इमीडिएट बेसिस पर सप्लाई करने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई सप्लायर जो है वो जल्दी डिलीवरी ना कर पाए, डिलीवरी में डिले हो सकती है, या फिर सप्लायर ने क्वालिटी चेक करके भेजा तो है लेकिन यहाँ पर उस स्टैंडर्ड का कभी कभी हो सकता है, लो स्टैंडर्ड का भी आ सकता है सामान। तो कंपनी कह रही है कि हाँ नहीं, स्टॉक आउट की हम जो समस्या है उसको बिल्कुल एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, हम ये मान करके चलेंगे कि स्टॉक आउट तो हमारा हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। लेबर वर्क्स इन 1 8-hour शिफ्ट पर डे एंड विल रिमेन आइडल इफ देयर इज नो मटेरियल टू वर्क ऑन। लेबर जो है वो 8 घंटा काम करता है, 8 घंटे का हम उसको पैसा देते हैं। अगर काम नहीं है तो वो खाली बैठेगा, लेकिन 8 घंटा वो काम करेगा, मतलब 8 घंटा गुजारेगा हमारे कंपनी में, भले काम हो या ना हो। काम होगा तो काम करेगा, काम नहीं होगा तो खाली बैठ जाएगा। ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन फॉर द अबव रीजन इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ स्टॉक आउट ऑफ 3000 यूनिट्स इन अ ईयर। वो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि 3000 जो यूनिट्स है उसका स्टॉक आउट हो जाए, यानी 3000 यूनिट्स हम ऑर्डर के हिसाब से कम डिलीवर कर पाएँ। फेजर स्टॉक आउट का मतलब बता रखा है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट प्रोडक्शन आवर्स, लेबर कैन वर्क ओवर टाइम दैट वुड कॉस्ट द कंपनी 10 lakhs पर एनम। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ आवर्स दैट द लेबर कैन वर्क। विद दिस ओवर टाइम स्टॉक आउट कैन रिड्यूस टू 2000 यूनिट्स।
कह रहा है कि स्टॉक और यूनिट जो हम एस्टिमेट करते हैं वो 3000 यूनिट की करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लेबर से ओवर टाइम करवा देंगे। अभी नॉर्मल कितना 8 घंटा कर रहा है काम एक दिन में, हम उससे 12 घंटा 13 घंटा, यानी जितना भी इसने बताया नहीं कि एग्जैक्टली कितना घंटा काम कर रहा होगा, बट ये कह रहा है कि हम उससे लेबर से ओवर टाइम करवा लेंगे। और जो स्टॉक आउट जो 3000 का था उसको हम 2000 पर लेके आ जाएंगे। लेकिन इससे स्टॉक आउट को और कम नहीं किया जा सकता है कि जो मैक्सिमम जो स्टॉक आउट है कम, मतलब जो मिनिमम है वो हम इतना कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा कम स्टॉक आउट को नहीं कर सकते। नहीं, कम से कम स्टॉक आउट 2000 यूनिट की तो रहेगी। लेकिन जो वर्क के लिए जो ओवर टाइम पे करेंगे लेबर को, हम कितना करेंगे 10 लाख रुपए का पे करेंगे। यानी स्टॉक आउट सिचुएशन को हैंडल करने के हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो कुछ मत करो और सारे का सारा तो 3000 यूनिट्स के ऊपर जो आपको कंट्रीब्यूशन मिलना था उसे लॉस कर दो, या फिर 10 लाख रुपए ओवर टाइम इनकर करके, ठीक है, और 2000 का यूनिट का तो फिर भी आपको कंट्रीब्यूशन लॉस हो ही जाएगा। आप कितना कंट्रीब्यूशन बचा लोगे, 1000 यूनिट का बचा लोगे। यानी 1000 यूनिट कम करने के लिए आपको कौन सी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, आपको 10 लाख रुपए की कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, ठीक है। करंटली द सेल प्राइस ऑफ फोन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में बिल्कुल एंड में आकर के हमें पता चलता है कि ये कंपनी किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है, फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। Currently the sale price of phone is 5000 per unit. Variable production cost is 2000 per unit. While variable selling, general and administration cost is 750 per unit. ये कह रहा है कि जो फ़ोन की जो सेलिंग प्राइस है वो 5000 रुपये पर यूनिट है। और देखो वेरिएबल कॉस्ट ना दो तरीके की होती है, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, एक होती है सेलिंग कॉस्ट, यानी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। तो कहते हैं जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 2000 रुपये की है, और जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसी में रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होता है, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही तो होता है ना रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इसलिए जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसी में रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 750 पर यूनिट के हैं, यानी ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से हमारा कॉन्ट्री आ जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ कह रहा है कि अब आप JIT फॉलो कर रहे हो तो आपका जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की जो कॉस्ट है वो 30% इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी सेलर के साथ अभी सेटिंग करी है ना कि हम आपको 30% अधिक देंगे। तो 2000 से बढ़कर के कितनी हो जाएगी ये, देखो अभी 800 है, और 800 से बढ़ के, यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसमें जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है सॉरी, यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 2000, इसमें जो रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है 800, वो बढ़ करके 30% हो जाएगी। तो अभी की जो रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है इसको लेस कर दो, ठीक है, और फिर इसमें प्लस कर दो नई वाली प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, तो कितनी होगी 800 प्लस 30%, यानी 10 समथिंग करके कुछ हो जाएगी। तो फिर आपका हमारा जो है कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हाँ ये रहा 1040 लिखा हुआ है, देखो इंक्रीज टू 1040 पर यूनिट। On an average, the long-term return on investment for the company is 15% per annum. अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पर वो 15% पर एनम की है। मतलब कि जो पैसा हमने स्टॉक में फंसा रखा है, अगर हम वो स्टॉक में ना फंसाते, जो हम क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते हैं, अगर उसमें वो पैसा ना फंसाते तो हमें कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा होता, अभी 15% का। यानी ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मटेरियल जो स्टॉक है उसकी, स्टॉक मेंटेन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी क्या है ये स्टॉक होल्डिंग, स्टॉक कैरिंग, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, सॉरी होल्डिंग बोल दिया, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है ये। अब हमें वही कैलकुलेट करना है बेनिफिट और लॉस इफ द कंपनी डिसाइड्स टू मूव फ्रॉम करंट सिस्टम टू जस्ट इन टाइम। कहता है कि बेनिफिट या लॉस निकालो, पता करो कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेनिफिशियल है, अभी वाला या फिर जस्ट इन टाइम वाला। तो ये अभी टोटल कॉस्ट अंडर करंट सिस्टम,
टोटल कॉस्ट अंडर JITF सिस्टम। तो ये कॉस्ट लग रही है, देखो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अभी कितनी लग रही है, 12 करोड़ की लग रही है। बाद में कितनी लगेगी, 30% बढ़ करके लगेगी, यानी 15.6 करोड़ की, क्योंकि हमने सप्लायर के साथ सेटिंग करी कि हम आपको 30% बढ़ा करके देंगे। यानी अभी जिस मटेरियल को अक्वायर कर, जो पूरे साल के मटेरियल जिसको हम अक्वायर कर रहे हैं उसको 12 करोड़ रुपए लग रहा है। लेकिन जस्ट इन टाइम में जब हम उसको उसी अमाउंट की जो मटेरियल को जब हम परचेज करेंगे तो उसके लिए हमें 15.6 करोड़ देना पड़ेगा। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमने क्वेश्चंस में देखा 1 करोड़ का था, लेकिन मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा जस्ट इन टाइम में। इंश्योरेंस का हमने देखा 20 लाख रुपए लगता था, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वेयर हाउस रेंट का 3 करोड़ लगता था, जस्ट इन टाइम में बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके बाद कुछ कॉस्ट जस्ट इन टाइम सिस्टम के भी आते हैं, आपने ये देखा होगा यहाँ पे बताया है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जाहिर की गई है कि जो जस्ट इन टाइम सिस्टम जब हम लाएंगे तो हमारे 3000 का स्टॉक आउट हो सकता है। तो अगर 3000 का स्टॉक आउट होगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा। तो जो कंट्रीब्यूशन का लॉस होना वो भी तो एक तरीके का कॉस्ट ही है ना। तो यानी जस्ट इन टाइम की जो कॉस्ट है, एक तो वो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट है प्लस स्टॉक आउट की कॉस्ट है। तो कह रहा है कि स्टॉक आउट की कॉस्ट को बचाने के लिए, अब देखो स्टॉक आउट के लिए हम यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं एक बार। हमने देखा स्टॉक आउट की कॉस्ट के लिए 2 ऑप्शन थे कि एक तो आप कुछ मत करो, सारा का सारा जो 3000 का जो कंट्रीब्यूशन है उसका लॉस हो जाएगा। ऑप्शन 2 था कि आप 1000 का जो स्टॉक आउट था उसका कंट्रीब्यूशन तो बचा सकते हो, और 2000 का फिर भी आपका लॉस हो ही जाएगा। यानी पहले ऑप्शन में 3000 का लॉस हो रहा, 3000 यूनिट के कंट्रीब्यूशन का लॉस हो रहा था, दूसरे ऑप्शन में 2000 यूनिट के लॉस का 2000 यूनिट के कंट्रीब्यूशन का लॉस हो रहा था, प्लस जो 1000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन का लॉस बचाने की जो कॉस्ट आ रही थी वो 10 लाख रुपीज़ आ रही थी, क्योंकि वर्कर को ओवर टाइम करवाना था, तभी हमारे 1000 यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन उसका लॉस बच जाता। तो यानी ऑप्शन 2 में जो कॉस्ट आ रही है वो 2000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है प्लस 10 लाख रुपीज़ एडिशन लग रहा है, ठीक है। और ऑप्शन 1 में सिर्फ 3000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है। तो अब देखो कंट्रीब्यूशन क्या है, 5000 फ़ोन की सेलिंग प्राइस बताई थी हमें। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 2000 अभी करंट में है, और उसमें से जो 800 रुपया है वो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, लेकिन वो तो करंट वाली है, ठीक है। और फ्यूचर जो जस्ट इन टाइम में आएंगे तो हमारी रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1040। तो करंट वाली माइनस कर देंगे तो कि 2000 में से इतनी तो करंट वाली हटा दो, इसमें नई वाली जोड़ दो आप, तो ये टोटल 2240 आ गई। और फिर इसमें लेस कर दो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 750, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 2010 आया। तो यानी इसमें अगर हम 2010 करें कि ऑप्शन 1 कि हमने कुछ नहीं किया, सर के साथ 3000 का जो स्टॉक आउट था वो हो गया, तो 2010 इंटू 3000 करोगे तो कितना आएगा आपका, 6,03,000 का आपका कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 2 में कंट्रीब्यूशन हमारा लॉस कितना होगा, सिर्फ 2000 यूनिट का लॉस होगा, तो 2000 इंटू 2010 यानी 4,20,000 का सिर्फ लॉस हो रहा है। तो इसमें स्टॉक और 4,20,000 का लॉस होगा, प्लस ओवर टाइम कॉस्ट 10 लाख रुपए की भी तो है, तो इसमें 10 लाख और इंटर कर दो तो 4,30,000 क्या इसमें लॉस हो रहा है। तो यानी दोनों में से किस में कम लॉस हो रहा है, ऑप्शन 2 में लॉस हो रहा है, तो बेटर ऑप्शन कौन सा, ये। तो हम स्टॉक आउट कॉस्ट को इसी तरीके से हैंडल करने वाले हैं। तो अब हम स्टॉक आउट कॉस्ट को इस तरीके से हैंडल करेंगे। तो देखो 10 लाख का हमारा ओवर टाइम आ गया और 4,20,000 का हमारे पास ही आ गया, सॉरी 40 लाख है ये। फिर कैरिंग कॉस्ट भी दे रखी थी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जो एनुअल रिटर्न है 15% आ रही है, यानी जो हमारा जो माल जो जब हम करंट सिस्टम है तो उसमें 1 करोड़ का हमारा माल फंसा रहता है, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री हम 1 करोड़ की मेंटेन करते हैं, तो यानी 1 करोड़ रुपये हमारा फंसा है। तो यानी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लग रही है, 1 करोड़ इंटू 15%, 15 लाख रुपए की। बट जस्ट इन टाइम में हाँ तो 1 भी रुपया हमारा फंसा नहीं होगा, तो हमारी कोई कॉस्ट आएगी नहीं। यानी टोटल कॉस्ट इसमें आ रही है 16,35,000, इसमें आ रही है 16 करोड़ 35 लाख, इसमें 16 करोड़ 10,20,000। तो बेटर कौन सा है, इसमें कॉस्ट कम आ रही है जस्ट इन टाइम वाले में कॉस्ट कम आ रही है बजाय करंट सिस्टम के, तो बेटर कौन सा है, जस्ट इन टाइम ही बेटर है।